अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर ट्यूटर। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का चैप्टर स्टार्ट करवाया था, उसके अंदर मैंने आपको कुछ टर्म्स स्टार्ट करवाई थी जिन्हें कहते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। वो जो हम बार बार यूज़ करते हैं अकाउंटेंसी के अंदर, उनको कहते हैं। तो ऐसे ही आज मैं उस वीडियो को आगे एक पार्ट 2 में एक वीडियो को एडिशन तौर पर लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको आगे की बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बताऊँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो है ड्राइंग्स। पिछली जो मैंने अकाउंटिंग टर्म्स आपको बताई थी अपनी लास्ट वीडियो में, तो एक ब्रीफ उसके बारे में मैं करना चाहूँगा आपको। उसके अंदर मैंने बताया था आपको बेसिक बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में, देन उसके बाद मैंने आपको बताया था उसमें अकाउंट के बारे में, और बताया था मैंने आपको कैपिटल के बारे में। तो ये क्या क्या चीज़ें होती हैं ये आप डिटेल में मेरी पिछली वीडियोस में जाके एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा। आज की जो टर्म है जहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा वो है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती है स्टूडेंट्स, मैं आज आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद ये डेफिनेशन को मैं आपके सामने एक बार वर्बली रिपीट करूँगा। जब कोई भी पर्सन, कोई भी शख्स किसी कारोबार को स्टार्ट करता है, किसी बिज़नेस को स्टार्ट करता है, तो वो एक प्रोप्राइटर होता है या फिर पार्टनर होता है, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जाते हैं तो वो एक डायरेक्टर भी हो सकता है। तो प्रोप्राइटर जो होता है वो बिज़नेस को प्रोसीड करने के लिए अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करता है बिज़नेस के अंदर। तो ये जो कैपिटल है बिज़नेस के लिए एक लायबिलिटी मानी जाती है। तो ये बिज़नेस के लिए एक लायबिलिटी मानी जाती है, लेकिन जब इस बिज़नेस में से जो प्रोप्राइटर है या जो पार्टनर है वो कुछ अमाउंट पैसों की शक्ल में, कैश की शक्ल में, या किसी भी गुड्स की शक्ल में अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस में से विड्रॉ करता है, तो उसको कहते हैं हम ड्राइंग। उस अमल को कहते हैं हम ड्राइंग। आइए मैं अब आपको ये डेफिनेशन एक बार रिपीट करके बताता हूँ। ड्राइंग्स, इट इज़ द अमाउंट विड्रॉ और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़। जो मैंने आपको बताया कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स को या अमाउंट को जब वो विड्रॉ करता है बिजनेस में से, तो दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग। ड्राइंग रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट और कैपिटल ऑफ द ओनर। जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है इन्वेस्टर यानी कि ओनर के द्वारा, प्रोप्राइटर के द्वारा, प्रोप्राइटर के ज़रिए, जब वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसमें से गुड्स या अमाउंट को अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से वापस ले रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो वो जो कैपिटल का अमाउंट उसने इंट्रोड्यूस किया था, जो उसमें डाला था बिजनेस के अंदर, वो कम होता है। तो इसलिए ये कहा गया है यहाँ पे, इट इज़ द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। ड्राइंग्स रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट और कैपिटल ऑफ द ओनर। इसको ओनर फंड का रिडक्शन भी कहेंगे, ओनर्स फंड कहते हैं कैपिटल को। तो इसलिए पांचवी टर्म है, फिफ्थ टर्म का नाम है ड्राइंग्स के बाद लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? वैसे मैं पहले भी इसका जिक्र तो आता ही रहता है बीच में, लेकिन अब डिटेल में हम लोग समझ रहे हैं तो मैं बताता हूँ। जब हम मेरा जब बिज़नेस है, बिज़नेस की कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, लायबिलिटीज़ ऑब्लिगेशंस को भी कहते हैं। तो जो बिज़नेस है उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो उसको अदायगियां करनी है बिज़नेस के बाहर वाले लोगों को और अंदर वाले लोगों को भी। तो जो भी जिम्मेदारियां, जो देनदारियां हैं, जाहिर है जो बिज़नेस को अदा करनी है वही लायबिलिटीज़ हैं, वो जिम्मेदारियां कहलाती हैं। मैं इसको एक बार डेफिनेशन पढ़ के आपको समझाता हूँ तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। लायबिलिटी मीन्स द अमाउंट ओन पेबल बाय द बिजनेस टू द आउटसाइडर्स एंड टू द प्रोप्राइटर्स। इसके अंदर भी डिटेल में हम जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर सलमान ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, वो बनाते हैं बैग्स, स्कूल बैग्स बनाते हैं बच्चों के। तो अब उन्होंने किसी से माल ही ख़रीद लिया, मार्केट से माल ख़रीद लिया अपने कंपनी के लिए, ट्रेडिंग के लिए। तो बना बनाया माल ख़रीद कर लाए और जो है उसे आगे सोल आउट करना शुरू कर दिया। बट वो जो
बैग्स उन्होंने रेडीमेड परचेज़ किए हैं मार्केट से, उसकी पेमेंट अभी तक नहीं हुई, क्योंकि हम उस बिज़नेस का जो मिस्टर सलमान ने स्टार्ट किया है उसकी अच्छी खासी गुडविल है मार्केट में। तो जो दुकानदार है उसने उनसे पैसे भी नहीं मांगे, उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, 15 दिन में आप आते खाते पीते इसके पैसे अदा कर देना। तो अब ये माल तो आ गया, बिल उसने दे दिया, बट पेमेंट हमने नहीं करी है, मिस्टर सलमान को अभी पैसे देने हैं। तो ये मिस्टर सलमान की जिम्मेदारी है उनको अदा करने, उनका बिजनेस की लायबिलिटी है उनको अमाउंट पे करना। तो दैट इज़ कॉल्ड लायबिलिटी। समझ गए होंगे आप, लायबिलिटी मीन्स अ अमाउंट ओन्ड पेबल बाय द बिजनेस टू द आउटसाइड एंड टू द प्रोप्राइटर। तो ये थी लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ के कुछ टाइप्स भी हैं जिसमें इंटरनल लायबिलिटी है। इंटरनल लायबिलिटी ये लायबिलिटी का एक टाइप है। जैसे कि हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, कोई मिस्टर सलमान ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, बिज़नेस में उन्होंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, कैपिटल ओनरशिप फंड भी बोलते हैं इसको। तो अब बिज़नेस और बिजनेसमैन मैं आपको बता दूं सबसे पहले दोबारा, बिज़नेस और बिजनेसमैन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं, सेपरेट हैं, सेपरेट। बिजनेस कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें यही बात बताता है कि जो बिजनेसमैन ने जो भी पैसा लगाया है, जो कैपिटल इन्वेस्ट करी है, तो वो बिज़नेस की लायबिलिटी है बिजनेसमैन के लिए। वो उसको प्रॉफिट की शक्ल में देती है या लॉस की शक्ल में देती है, तो ये बिज़नेस की लायबिलिटी होती है। बिज़नेस एंटिटी कंसेप्ट हमें यही ब्रीफ करता है, यही एक्सप्लेन करता है कि ये जो बिज़नेस और बिजनेसमैन हैं दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, आप इनको एक मानने की बिल्कुल गलती ना कीजिएगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये जो लायबिलिटी है इंटरनल लायबिलिटी कहलाती है, जो बिज़नेस को बिजनेसमैन को अदा करनी है। ओनर है वो प्रोप्राइटर भी है, वो कंपनी का मालिक है। तो इंटरनल लायबिलिटी इट इज़ द अमाउंट ओन्ड बाय द बिजनेस पेबल बाय द बिजनेस टू द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस, प्रोप्राइटर को देनी है। इट रिप्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट एज कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। इसको हम बैलेंस शीट में कैपिटल की शक्ल में दिखाते हैं। अगर हमारी जो बिज़नेस चल रहा है, जो बिज़नेस फर्म है वो प्रोप्राइटरशिप है तो कैपिटल के रूप में दिखाया जाएगा, और अगर वो कोई फर्म या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसको नॉर्मल रिजर्व्स या जनरल रिजर्व्स की शक्ल में दिखाया जाता है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि कैपिटल कहाँ दिखाई जाती है। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है। बैलेंस शीट इसकी 2 साइड्स होती हैं, लायबिलिटी साइड और ये होती है एसेट साइड। यहाँ अमाउंट डालते हैं जो कि रुपीज़ में लिखा जाएगा, इसलिए मैंने रुपीज़ लिख दिया। लायबिलिटी साइड में सबसे ऊपर टॉप पर कैपिटल प्रोप्राइटर की हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए 1 लाख रुपए प्रोप्राइटर ने बैलेंस शीट में यहाँ दिख रहे हैं, देखिए प्रोप्राइटर ने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाए थे, तो ये 1 लाख रुपए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में 1 लाख रुपए शो कर दिए कैपिटल प्रोप्राइटर के नाम से। अब ये 1 लाख रुपए बिजनेस की जिम्मेदारी है इस बिजनेस की कि वो प्रोप्राइटर को वापस देगा। तो ये लायबिलिटी इस तरह इंटरनल लायबिलिटी कहलाती है, और ये डेफिनेशन हमारी हमें बता रही है। इंटरनल लायबिलिटी के बाद अब है नेक्स्ट एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो किसी बिजनेस को बाहर वालों को अदा करनी होती है, बाहर वालों को पेबल होती है, प्रोप्राइटर, ओनर और पार्टनर्स वगैरह को छोड़कर। जो बाहर के जो भी लोग हैं, जैसे कि आपने अपनी कंपनी के लिए कुछ सामान मंगवाया बाज़ार से, परचेज़ कर ली कोई चीज़, स्टाफ वेलफेयर के आइटम्स है, ग्रोसरी आइटम्स है, या कोई भी रॉ मटेरियल या फिनिश अपने उसके लिए कुछ परचेजिंग करवाई, और क्योंकि आपकी तो मार्केट में गुडविल अच्छी है, आपको तो माल फ्री में मिल गया फ़िलहाल कि वो 8-10 दिन बाद या 15 दिन बाद पेमेंट कर देना, क्योंकि यही टर्म्स होती हैं जब बिज़नेस किया जाता है। तो क्रेडिट पे माल उठा लेते हैं लोग, अगर मार्केट में अच्छी गुडविल बन जाती है तो
ये साइकिलिंग चलती रहती है। तो ये माल तो आ गया हमारे पास, लेकिन अभी हमने इसकी पेमेंट नहीं करी है, तो ये क्या है, दैट इज़ द लायबिलिटी विच इज़ पेबल टू द आउटसाइडर्स ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस के बाहर के एलिमेंट्स हैं ना, उनको जो लायबिलिटी बिजनेस को अदा करनी है ओनर को छोड़ करके, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो यही आपको जो है डेफिनेशन भी कह रही है, डेफिनेशन समझते हैं आइए। एक्सटर्नल लायबिलिटी, इट इज़ अ लायबिलिटी दैट इज़ पेबल टू आउटसाइडर अदर देन द प्रोप्राइटर्स। यही कहा गया है डेफिनेशन में भी, लेकिन एग्जांपल से आसान हो जाता है कि जो भी हमें माल जो हमारे पास आ गया है लेकिन हमने उसकी पेमेंट नहीं करी है, 50,000 का माल हमारे ऑफिस में आ गया, हमारी फैक्ट्री में आके रखा गया है, बट इसका सिर्फ हमारे पास अभी बिल आया है, हमने इसकी चेक से पेमेंट नहीं करी है। जब चेक उसके पास चला जाएगा, डेबिट हो जाएगा, जब ये लायबिलिटी फिनिश हो जाएगी। क्योंकि लायबिलिटी बाहर की है, मार्केट में पे करनी है, इसलिए ये एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाती है। और एक्सटर्नल लायबिलिटी के क्या क्या एग्जांपल्स हैं, देखिए फॉर एग्जांपल, एक तो यही पहला एग्जांपल हो गया, ये जो आपके क्रेडिटर रेज हो गए हैं, वो कैसे हुए हैं, क्योंकि हमने उधार माल ख़रीदा है। ऐसे ही हमारा एक ओवरड्राफ्ट है, या बैंक का ओवरड्राफ्ट हो जाता है, या ओडी ले लेते हैं हम, तो बिज़नेस को चलाने के लिए, बिज़नेस को बड़ा करने के लिए क्या ले ली हमने, बैंक से लोन ले लिया, तो वो क्या है, वो भी लायबिलिटी है जो हमें बैंक को अदा करनी है। बैंक क्या है, बाहर का पार्ट है, बिज़नेस हमारे बिज़नेस के इंटरनल फैक्टर से रिलेटेड नहीं है, वो बाहर के एक ऐसे लेनदार हैं जिनको हमें देनदारी हमारी उनसे निकल रही है, हमें उन्हें अदा करना है, तो ये क्या है, एक्सटर्नल एलिमेंट है। ऐसे ही ओवरड्राफ्ट वगैरह हो गया, बिल्स पेबल हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, ये सारे एग्जांपल्स आपके किसके हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ के। इसी तरह लायबिलिटीज़ को हम और डिटेल में जान सकते हैं, जैसे कि अब आपकी हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। देखिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं जो हमें एक काफ़ी अरसे बाद पे करनी होती हैं, आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड, कम से कम 1 साल से ज़्यादा, 1 साल से ज़्यादा की जो हमारी जिम्मेदारी है, मतलब जिनको हमें 1 साल, कम से कम 1 साल के बाद पे करना है, तो वो हमारी बन जाती हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ की डेफिनेशन है लायबिलिटीज़ विच आर पेबल आफ्टर अ लॉन्गर पीरियड। लॉन्गर पीरियड कितना भी हो सकता है, 1 साल मिनिमम है, 1 साल के बाद वो लॉन्ग टर्म बन जाती हैं, या उससे 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितने भी साल होंगे वो लॉन्गर ही रहेगी, लॉन्गर लायबिलिटीज़ होती हैं हमारी। इसके एग्जांपल्स में जैसे कि आपने लॉन्ग टर्म किसी से लोन ले लिया, अब उसमें भी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी से लोन ले लिया, वो अनसिक्योर्ड ही है, और उसने कहा आपको कि दे देना 2 साल में, 3 साल में, या उसकी कुछ इंस्टॉलमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल हम बैंक से लोन ले लेते हैं, तो वो क्या है कि हमने 4 साल का लोन करा लिया, बैंक ओडी है या जो भी है, तो वो आपको 3 साल में पे करना है, तो दैट इज़ कॉल्ड लॉन्ग टर्म लोन। या फिर किसी कंपनी ने अपनी फंडिंग के लिए, जैसे कंपनी क्रिएट होती है, तो कंपनी क्रिएट जब होती है तो वो इशू करती है डिबेंचर्स को। डिबेंचर्स क्या है, वो एक तरीके का लोन है जो पे करना होता है 1 साल से ज़्यादा में, मतलब 1 साल से ज़्यादा जो भी आपका लोन होगा वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में कंसिडर किया जाएगा। ऐसे ही लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के बाद मैं आपको बताता हूँ करंट लायबिलिटीज़ के बारे में। करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, देखिए करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं जिनको बिज़नेस को पे करना है 1 साल के अंदर अंदर। 1 साल से अगर वो मियाद उनकी ज़्यादा हो जाती है तो वो फिर आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बन जाती है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को होने के लिए कम से कम 1 साल रुकना पड़ता है। 1 साल पूरा होते ही वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हैं, और 1 साल के अंदर अंदर 12 महीने में अगर आप उस लायबिलिटी को पे कर देते हो तो दैट इज़ कॉल्ड योर करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ के एग्जांपल्स आपके वही हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने किसी से माल ख़रीदा तो आपका क्रेडिटर बन जाता है, जिसको आपको 15 दिन में, 1 महीने में, 1.5 महीने में, मैक्सिमम 6 महीने में आप पे कर ही देंगे, तो वो आपकी क्या हो गई, करंट लायबिलिटी। ऐसे ही बिल्स पेबल हैं, कोई बिल आपका आ गया, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो वो आपको पे करना है, तो ज़ाहिर है आप अगले महीने की 15 तारीख तक पे करना ही करना है, तो वो क्या है आपका करंट लायबिलिटी।
ऐसा ही अगर आपने किसी से कम मियाद का किसी से उधार ले लिया या आपने कोई फ्रेंडली लोन ही ले लिया, अपने फ्रेंड से 2,000 रुपये ले लिए, 5,000 10,000 रुपये ले लिए, 3 महीने के लिए दे दे भाई मुझे ज़रूरत है अर्जेंट, तो आपने ले लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सलमान भाई से ले लिया पर मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है भाई, मेरी बेटी की शादी है और तू मुझे दे दे, मैं तुझे 6-7 महीने में दे दूँगा या मैं तुम्हें 1 साल के अंदर अंदर पैसे लौटा दूँगा। तो अब ये जो 1 साल के अंदर अंदर की बात कही गई है इसके अंदर, वही है कि ये आपकी करंट लायबिलिटी है। मतलब ये तो एक मैं पर्सनल केस के बारे में आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये बिज़नेस एक्टिविटी कब बन जाती है, जब हम बिज़नेस पर्पज़ से कोई भी चीज़ करते हैं। ये तो आपका एक पर्सनल मामला हो गया जो कि इनफॉर्मल है, वो फॉर्मल लैब चीज़ें नहीं है कि वह शादी के लिए आपने किसी से उधार ले लिया, तो आपने अपनी बेटी की शादी थी, आपको ज़रूरत पड़ गई तो आपने पैसे मांग लिए अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में। तो ये एक मिसाल देने के लिए सिर्फ मैंने ये बात बोली कि आपने वो पैसे ले लिए, तो आप वो अगर कहते हैं कि आप मैं इसको 1 साल के अंदर अंदर अदा कर दूंगा आपको, तो वो आपका एक शक्ल बन गई करंट लायबिलिटी की जो आप 1 साल के अंदर अदा कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी शादी बेटी की बहुत बड़े बजट की थी, आपके लग गए 5 लाख रुपए फालतू, 10 लाख रुपए की आपको ज़रूरत पड़ गई, तो आपने वो किसी से लिए 2-3 लोगों से, या एक ही कोई भारी बंदा था आपके रिलेशंस में या फ्रेंड्स में, आपने उसी से मांग लिए कि भाई मुझे जो है 10 लाख रुपए दे दे तू, मैं तुझे जल्द से जल्द इसको अदा कर दूंगा। लेकिन आपका दोस्त भी चालाक था, उसने कहा भाई जल्द से जल्द कितना, भाई 10 लाख रुपए हैं, कोई ऐसे ही थोड़ी ना चिराग घिस करके तेरे हाथ में आ जाएंगे, भाई टाइम तो लगेगा ना 10 लाख रुपए बनाने में या कमाने में या कोई भी अरेंजमेंट करने में। क्योंकि ये जो मांग रहा था वो तो ज़ाहिर है थोड़ा खस्ता हाल शख्स था जिसने उधार मांगा, उसे ज़रूरत पड़ गई शादी के बाद फ़ौरन, तो उसने उसे टाइम दिया कम से कम, भाई मुझे लग जाएंगे 3 साल। तो अब इन 3 सालों का जो ये जो वक्फ़ा है ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया, क्योंकि ये 1 साल से कहानी पार चली गई। अगर ये 1 साल के अंदर अंदर वही 50,000 रुपये वाली कहानी होती, बजट कम होता, शादी भी छोटी हो रही होती, तो वो करंट लायबिलिटी वाला केस था। लेकिन क्योंकि ये अब 10 लाख रुपए की बात है और 3 साल में वो अदा कर रहा है, तो ये क्या बन गया आपका लॉन्ग टर्म। यही फ़र्क है जो मैं मिसाल दे के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म और करंट लायबिलिटी में। तो ये करंट लायबिलिटी आपकी जो आपको सिर्फ 1 साल में अदा करनी है, जिसके एग्जांपल्स में आपका वही क्रेडिटर्स आ गया, आपने उधार माल ख़रीदा है, 15-20 दिन में आपको पेमेंट करनी है या 2 महीने में करनी है। बिल्स पेबल, आपको बिलिंग की पेमेंट करनी है अपनी बिल्स पेबल जो भी आपके हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स जो हैं आपके छोटे उधार, जो मैंने मिसाल दे के आपको बताया कि शादी में पैसे कम पड़ गए फलाना ढिमाका, तो ये इस टाइप की लायबिलिटीज़ को हम करंट लायबिलिटीज़ कहते हैं। देखिए नाम से भी ये चीज़ आपको जाहिर हो रही है कि करंट की, पुरानी बासी चावल की बात नहीं हो रही, पुराने चावल की बात नहीं हो रही। तो ये आपकी करंट लायबिलिटीज़ हैं। लायबिलिटी में लास्ट कैटेगरी बचती है मेरी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। देखिए कॉन्टीजेंट लायबिलिटी क्या होती है। फॉर एग्जांपल कॉन्टीजेंट लायबिलिटी संभावित, कॉन्टीजेंट का मतलब संभावित लायबिलिटी को, जिसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं भी और नहीं भी, संभावना है, सिर्फ हम एक आइडिया लगा सकते हैं, मतलब कोई श्योरिटी नहीं है, सस्पेंस में है सिचुएशन, क्योंकि फ्यूचर के बारे में तो किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, सभी जानते हैं सिवाय अल्लाह के, क्योंकि गायब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को ही है ना। तो क्या है कि कॉन्टीजेंट लायबिलिटी डिपेंड करती है इवेंट पे कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए माँ बाप हैं, उनकी एक बेटी है, उसने अपनी कमाई से, अपनी फ़र्स्ट जॉब से एक कार ख़रीदी, लोन लिया उसका और कार ले ली। अब ये एक लायबिलिटी है फॉर एग्ज़ाम्पल पेरेंट्स की कि वो फ्यूचर में उस लोन को रीपे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इन केस अगर उसकी जॉब चली जाती है तो जो फादर है उसकी एक ये संभावना बन गई, संभावित लायबिलिटी, जिम्मेदारी बन गई कि इन केस अगर उसकी जॉब या कोई भी किसी भी क्राइसिस, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए कि वो पे अपनी EMIs को ना कर पाती है, तो ये इट इज़ अ लायबिलिटी टुवर्ड्स पेरेंट्स कि वो उनको पे करनी पड़ेगी अगर वो पे नहीं कर पाती है। बच्चों के जो वो होते हैं कांड, या कोई ऐसी चीज़ होती है जो कर देते हैं जाने में या अनजाने में, तो जाहिर है वो माँ बाप को भुगतना ही पड़ता है। तो ये अब उनकी एक तरीके से एक संभावित लायबिलिटी बन गई।
सेकंड एग्जांपल मैं इसका आपको इस तरह से दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने किसी को चेक दिया, अब किसी भी कारण बिहाइंड द सीन क्या रीज़न था एक्चुअली किसी को नहीं पता चला अभी तक, लेकिन फॉर एग्जांपल बैलेंस कम होने की वजह से, साइन मिसमैच होने की वजह से वो चेक डिसऑनर हो जाता है। और वो डिसऑनर होते ही एक लायबिलिटी रेज हो गई देने वाले के लिए। मान लीजिए मैंने किसी से माल ख़रीदा था बाज़ार में 50,000 रुपये को, मैंने उसका चेक दे दिया, मेरे बैलेंस कम होने की वजह से मेरा चेक डिसऑनर हो गया या मेरे मिसमैच साइन की वजह से वो चेक क्लियर नहीं हुआ, तो एक लायबिलिटी की एक संभावना बन गई। ऊपर से बैंक चार्जेस अलग लगे, वो एक अदर लायबिलिटी है कि वो भी पे करने हैं। तो ये जो डिपेंडिंग ऑन इवेंट्स जो हैपनिंग्स चल रही है, जो अनसर्टेन है, जिसके बारे में पता नहीं है, सिर्फ एक संभावना की जा रही है, तो वो क्या है, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। कुछ भी क्लियरेंस नहीं है, डिपेंडिंग ऑन फ्यूचर इवेंट ऑक्योरिंग और नॉट ऑक्योरिंग, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। तो आइए डेफिनेशन समझ लेते हैं। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, दोज लायबिलिटीज विच मे और मे नॉट अराइज इन फ्यूचर, देखिए फ्यूचर, डिपेंडिंग ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। डेफिनेशन से आपको बिल्कुल अब समझ में आ गया होगा, इतने सारे एग्जांपल्स दे दिए हैं मैंने आपको। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं जो भी वाक़या होने वाला है फ्यूचर में उस पे, तो इसीलिए इसको कॉन्टीजेंट लायबिलिटी यहाँ कहा जा रहा है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स मेरी ये क्लास आज यहाँ फिनिश होती है। मैंने आपको आज ड्राइंग्स के बारे में बताया है और लायबिलिटीज़ के बारे में डिटेल में बताया है। लायबिलिटीज़ के टाइप्स यहाँ पर अब ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली अपडेट होते रहें। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच।